नमस्कार, जोहार। एक बार फिर आप लोग का करियर फाउंडेशन परिवार में स्वागत है। और जैसा कि मित्रों आप लोग को पता होगा कि झारखंड एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन निकल चुका है। और जब कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो लोगों के अंदर एक उत्साह भर के आता है कि नहीं, मुझे भी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना होगा और मैं करना चाहता हूं। क्योंकि हर किसी को आज जो है बेरोजगारी का आलम यह है कि हर कोई चाहता है कि कहीं ना कहीं हमारा सेटल हो जाए। तो मित्रों, ये जो क्लास हमारी है वो क्लास उन सभी अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी होगा जो झारखंड एसएससी सीजीएल, एसआई, झारखंड पुलिस, इन सभी चीज़ों की जो तैयारी कर रहे हैं। और कहा जाता है कि कोई भी एग्जाम की तैयारी करने से पूर्व उसमें अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वह क्रिकेट का मैच हो या कोई युद्ध चल रहा हो या फिर कोई कंपटीशन की एग्जाम हो। मित्रों, तो ये ठीक उसी प्रकार का एक महादंगल शुरू हो चुका है। आज इसमें उन लोग पार्टिसिपेट करेंगे जो लोग बहुत पहले से इस पर तैयारी कर रहे हैं, और कुछ वैसे भी लोग होंगे जिन लोगों को लगता होगा कि नहीं, इतना तैयारी किए अब मेरा नहीं होगा। उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं मित्रों कि हमारी करियर फाउंडेशन की टीम जिस प्रकार महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया था, ठीक उसी प्रकार ये हमारी जो करियर फाउंडेशन की टीम है मित्रों, वो डायलेमा की स्थिति से बाहर निकालने में आप लोग का भरपूर मदद करेगा। और साथ ही साथ आप लोग को उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाएगा जिस जगह पर आप जाने के लिए इतने दिन से तैयार हो रहे थे और आप किसी न किसी कारणवश से बाहर हो रहे थे। तो ये जो हमारी क्लास होगी मित्रों, वो सिर्फ डेमो होगी। बाकी हमारी जितनी अन्य क्लासेस चलेगी वो सभी क्लासेस हमारी करियर फाउंडेशन ऐप पर चलेगी मित्रों। तो जो लोग इस महादंगल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और जिन लोगों को लगता है कि हमारी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, हमें समझ पॉलिटी नहीं आ रही है, हमें समझ इकोनॉमिक्स नहीं आ रही है, तो मित्रों मैं आप लोग को एश्योर करना चाहूँगा कि आप लोग इसे तुरंत करियर फाउंडेशन का ऐप को डाउनलोड कीजिए और तुरंत इसमें रजिस्टर्ड हो जाइए और अपना एडमिशन करवा करके, और इस डेमो क्लास के अलावा जितनी अन्य क्लासेस हमारी चलेगी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की, वो सारी क्लासेस जो आपके ऐप में उपलब्ध होगी। और उस ऐप के माध्यम से और करियर फाउंडेशन में जुड़ करके आप उस महादंगल को पास कर सकते हैं, जिसकी तैयारी आप लगभग 7 वर्षों से 10 वर्षों से कर रहे हैं। और झारखंड सरकार की गलत नीतियों के कारण आप लोग क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं। तो आप लोग का इस बार एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका है इस दंगल को पास करने के लिए। तो हमारी टीम आप लोग को इस दंगल में कैसे इस नैया को पार लगाना है वो सारी चीज़ आप लोग को बताएंगे। और आप लोग को उस जगह पर जाने के लिए, जिस जगह पर जाने के लिए आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, वहां पर पहुंचाने में आपकी बहुत ही बड़ा हेल्पफुल होगी। और हमारी क्लास मित्रों पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की जो हमारी होगी वह पूरा सीक्वेंस में होगी, लगातार होगी। और इसमें आप लोग को जो भी परेशानी होगी मित्रों, वो सारी परेशानियों का समाधान हमारी टीम यहाँ पर सामूहिक रूप से करने का प्रयास करेगी। तो चलिए मित्रों, आज की जो हमारी क्लास है वो है भारतीय संविधान या संविधान का परिचय। भारतीय संविधान की जो एक बनने की और वर्तमान समय तक इसकी जो पूरी पथ भारत सरकार के लिए और भारत के लोगों के लिए जो एक पथ प्रदर्शक का काम कर रहे हैं मित्रों, इसका पूरा बैकग्राउंड हम लोग समझने का प्रयास करेंगे।
कि आखिर संविधान होता क्या है और किसी भी देश के लिए संविधान क्यों जरूरी है, और हमारी भारतीय संविधान को बनाने में जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा मित्रों, उस टाइम में जो हमारे संविधान निर्माता थे उन लोगों को किन किन चरणों में किन किन चुनौतियों से गुजरना पड़ा, इन सभी टॉपिक पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जिस टॉपिक से हम क्लास लेंगे उस टॉपिक का साथ ही साथ टेस्ट भी होते चला जाएगा। तो मित्रों, हम लोग बिना देर किए इस बात पर अब चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान या संविधान होता क्या है और इसकी पृष्ठभूमि क्या रही थी। किसी भी देश की जो संविधान होती है, ये जो पूरे वर्ल्ड में जो बनने का जो शुरुआत हुआ मित्रों, उसकी पृष्ठभूमि को हम लोग आज की क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह लगातार जो हमारी क्लास ऐप के माध्यम से होते जाएगी, तो आप लोग को मैं सलाह देना चाहता हूं कि जल्दी से आप लोग करियर फाउंडेशन का मेंबर बन जाइए और करियर फाउंडेशन का जो हमारी टीम जो काम कर रही है उसका फ़ायदा आप लोग उठा करके, और इस झारखंड की जो एग्ज़ाम आप लोग के सामने है, इस महादंगल में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए और अपना एक सीट को जो है वो बुकिंग कीजिए। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे संविधान क्या है। आज हम लोग बात करेंगे मित्रों कि संविधान क्या है और संविधान क्या करता है, और संविधान से देश की सरकार जो होती है वह कैसे गवर्न करती है। ये सभी क्लास जो है वह बारीकी से हम एक एक करके लेंगे। तो आज जो हमारी क्लास है, आज की जो अभी मैं बात करूंगा वो करूंगा कि भारतीय संविधान या संविधान क्या है। देखिए मित्रों, यहाँ पर एक हमारी व्हाइट बोर्ड में एक फिगर लगी हुई है और ये है हमारा भारतीय संविधान का जो कवर होती है, जो भारतीय संविधान की जो बुक हमारी है, उस बुक का जो कवर के ऊपर वाला जो भाग है उसी का यह साइन है। और मेरे जस्ट इसी फिगर के बगल में इस किताब के या पवित्र ग्रंथ के जो प्रारूप तैयार करने का काम किया था या जो इसको रिटेन करने का काम किया था मित्रों, वो हमारे महापुरुष डॉक्टर BR आम्बेडकर साहब हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि संविधान क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी मित्रों संविधान को लेकर के, कि संविधान क्या है और संविधान क्या करता है, लोगों को यह क्या देता है और ये गवर्नमेंट को क्या देती है, और इससे किसी व्यक्ति को उसके जीवन में बदलाव लाने का काम कैसे करती है। तो ये सभी जो होगी वो सारी हमारी इस क्लास में होगी। तो चलिए मित्रों हम बात करते हैं संविधान। भारत की संविधान या संविधान क्या है। संविधान ये होता क्या है। हर कोई इससे पूछता है कि आखिर संविधान वो क्या है, क्या ऐसी चीज है जिसको बहुत ऐसे शासक ऐसे आए भारत में और बहुत से चले भी गए 1947 के बाद, लेकिन कोई भी जो है जब कोई शासक ने अपना यहां पर हिटलर का जो शासन था उस प्रकार की करतूत को करने का प्रयास किया, तो यह संविधान इतनी महत्वपूर्ण किताब है जिस संविधान ने उसको रोकने में सफलता हासिल किया। तो मित्रों ये संविधान है क्या। तो संविधान की जनरल जो परिभाषा दी जाती है वो है कि यह कानूनों का एक लिखित और अलिखित दस्तावेज होती है जो किसी भी देश की नागरिक को वहां की जो सरकार होती है, जो राज्य जिसको हम लोग कहते हैं, उस राज्य के बीच में संबंध को स्थापित करने का काम करती है। यानी संविधान जो है मित्रों, वह राज्य
एवं वहां के नागरिकों के बीच में संबंध स्थापित करने का काम करती है। राज्य और नागरिकों के बीच में क्या करती है मित्रों? संबंध को स्थापित करने का काम करती है। अब हम यहां देखेंगे कि आखिर राज्य के बीच में और नागरिकों के बीच में संबंध को स्थापित करने का काम करती है। यह राज्य होती क्या है? राज्य हम किसे कहते हैं? तो उस पर हम बात करेंगे कि राज्य की जो परिभाषा दी जाती है मित्रों, कि वैसा भूखंड जिसके पास ये चार तत्व जिसमें से एक निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या, निश्चित भूभाग, निश्चित जनसंख्या, सरकार और सबसे मेन कंपोनेंट संप्रभुता। यह चार कंपोनेंट जिस किसी भूभाग के पास है वही राज्य कहलाती है। यह चार कंपोनेंट जिस किसी निश्चित क्षेत्र हो, वहां की एक निश्चित जनसंख्या हो, उसको गवर्न करने वाली एक सरकार हो और वहां की उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या राजनीतिक भूभाग का संप्रभुता हो। ये चार कंपोनेंट जिस किसी भूभाग में होगा मित्रों, उसी को हम लोग कहते हैं राज्य। और राज्य की जो परिभाषा दी गई मित्रों, वो हमारी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में और अनुच्छेद 36 में यह राज्य की परिभाषा दी गई है। अब यह राज्य में ये तो हम लोग समझ गए कि एक निश्चित भूभाग होती है, एक निश्चित जनसंख्या होती है। क्योंकि अब देखिए कि भारत एक राज्य है या क्या है, तो भारत के बारे में कहा गया भारत का संविधान का भाग 1 में अनुच्छेद 1 में कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का एक संघ होगा अर्थात विभिन्न राज्यों को मिला करके एक बहुत बड़े संघ का निर्माण करती है, जिसमें राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश मिल करके बने होते हैं। हम ये आर्टिकल 1 में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे मित्रों, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक निश्चित भूभाग, तो निश्चित भूभाग कहने का मतलब कि भारत को अगर हम राज्य के दृष्टिकोण से, यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 में जो कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, तो इस दृष्टिकोण से अगर भारत को हम राज्य मानते हैं तो राज्य की जो परिभाषा के अनुसार उसमें क्या है, एक निश्चित भूभाग है। जो हमारा निश्चित भूभाग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, इस प्रकार 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में हमारा भारत फैला हुआ है। कि यहां तक जो है भारत की जो राजनीतिक सीमा और जो भौगोलिक सीमा की हम बात करते हैं तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कहने का मतलब कि भारत का एक निश्चित भूभाग है। क्या है? निश्चित एक भूभाग है। दूसरा है कि एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए किसी भी भूभाग को एक राज्य कहलाने के लिए। तो यहां पर क्या है कि वर्तमान 2011 की जनगणना के अनुसार
121 करोड़ भारत की जनसंख्या है। 121 करोड़ भारत की जनसंख्या है। और तीसरा है कि राज्य कहलाने के लिए एक सरकार होनी चाहिए, चाहे वह सरकार जो है लोकतांत्रिक हो, साम्यवादी हो, चाहे अध्यक्षात्मक प्रणाली हो। किसी भी प्रकार की एक सरकार हो जो इस निश्चित भूभाग और निश्चित जनसंख्या के ऊपर गवर्न कर रहा हो। तो भारत में जो है वह एक सरकार है। और भारत चूंकि एक संघीय देश है, यहाँ पर संघ की कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ दो प्रकार की होती है, एक केंद्र की सरकार होती है और एक राज्य की सरकार होती है। यहाँ तक हम लोग समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मित्रों कि किसी निश्चित भूभाग का निश्चित राज्य कहलाने के लिए एक निश्चित भूभाग है जो भारत के पास ऑलरेडी है, एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए जो एक ऑलरेडी है, और सरकार होनी चाहिए। तो भारत एक संघ होने के नाते यहाँ दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है, एक केंद्र में होती है, दूसरे राज्य में होती है। और जो सबसे मेन कंपोनेंट होती है मित्रों इस राज्य को बनाने के लिए वह है आपका संप्रभुता या सॉवरेनिटी। ये क्या होती है हम इसके बारे में बात करेंगे कि आखिर संप्रभुता क्या ऐसी चीज है कि इसके बगैर अगर यह तीन चीज है, लेकिन अगर यह संप्रभुता नहीं है तो आपका राज्य का कहलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। कहने का मतलब कि तीन चीज होने के बाद अगर यह चीज आपके अंदर नहीं है तो आप इन जनता पर यह निश्चित जो भूभाग है, निश्चित जो जनसंख्या है और सरकार है, इस पर आप रेगुलेट करने का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संप्रभुता ही वह पावर होती है, वह शक्ति होती है जो किसी भी निर्णय को लेने का सर्वोच्च शक्ति होती है। यानी यह जो होता है निर्णय लेने का सर्वोच्च पावर, निर्णय लेने का सर्वोच्च पावर, चाहे वह आंतरिक निर्णय लेने की बात हो या फिर बाह्य निर्णय लेने की बात हो, अगर यह चीज है तो आपकी वह राज्य कहलाएगी, और अगर नहीं है तो यह आपका राज्य नहीं कहलाएगी। वह क्या हो जाएगी, एक उपनिवेश बन जाएगी। उपनिवेश कहने मतलब वह किसी दूसरे का गुलाम बन जाएगी। कहने का मतलब निर्णय लेने में यानी निर्णय लेने की जो सर्वोच्च शक्ति की बात करती है, तो निर्णय लेने यानी आंतरिक निर्णय, यानी आप अपनी जनता के ऊपर कैसे शासन करना चाहते हैं, उस निश्चित भूभाग को आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से कैसे देखना चाहते हैं, ये सारी बात होती है। जबकि बाह्य निर्णय लेने की बात जब आती है मित्रों तो वो होता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मुद्दे पर कि क्या आप भारत सरकार अगर कोई भी काम करती है या कोई राज्य सरकार काम करती है तो क्या कोई विदेशी जो ताकतें होती है वो क्या इस पर इन्फ्लुएंस दबाव डालती है या नहीं डालती है। अगर वह दबाव नहीं डालती है तो यानी वह पूरे संप्रभु राष्ट्र है। और भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है वो कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो ये जो बात यहाँ पर कहती है इस जगह पर, तो इस शब्द से यह मिलता है कि भारत जो हमारा एक देश का कॉन्सेप्ट है, जिसको भारत के संविधान आर्टिकल 1 में राज्यों का संघ कहा गया, भारत अर्थात इंडिया को, वह किसी दूसरे देश के दबाव में आकर के अपना कोई निर्णय नहीं तो लेता है और ना ही उसके दबाव में आकर के वह निर्णय से पीछे लेता है। अगर उसको निर्णय पीछे लेने की जरूरत पड़ती है तो वह संविधान के प्रस्तावना में लिखित बात हम भारत के लोग से प्रतिबिंबित होता है कि अगर भारत की जनता के हित में अगर कोई निर्णय लेना पड़े या कोई निर्णय को वापस फिर से लेना पड़े तो वह ले सकती है। क्योंकि यहाँ की संविधान में वर्णन बात हम भारत के लिए विद द पीपल ऑफ इंडिया में कहता है कि यहाँ की जो जनता होगी वही संप्रभु होगी। यानी भारत की सरकार अगर कोई निर्णय लेगी मित्रों तो निर्णय किसके हक में लेना होगा, जनता के हित में लेगा, और अगर कोई निर्णय वापस भी लेगा तो जनता के हित में लेगा। यह संप्रभुता जो है कहने का अर्थात कि वह निर्णय लेने में किसी दूसरे देश अगर बात करेगा, किसी दूसरे देश कहेगा कि अमेरिका कि भाई तुम ये निर्णय क्यों लिया है, तो वह निर्णय को तुम वापस ले लो, तो भारत सरकार कभी नहीं ले सकती है। हम उसका उपनिवेश नहीं है और ना ही हम उसका डोमिनियन स्टेटस है। हम एक पूर्ण गणतंत्र लोकतांत्रिक और स्वतंत्र
देश की भांति या पूरे विश्व पटल पर हम छाए हुए हैं। विश्व पटल के मानचित्र पर हमारा एक स्पेशल जो स्टेटस है, और हम किसी देश में देश की बाहरी ताकतों के दबाव में आकर के कोई जनता के हित में चाहे उसके हित में निर्णय नहीं लेते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाता हूं कि जब भारत सरकार ने रूस के साथ से ये 400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ये जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो हमारा है, ये जो हमने जब उसके साथ डील किया तो अमेरिकन ने कहा कि नहीं, मैं काटसा एक्ट के तहत आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दूंगा अगर आपने उसके साथ डील किया। तो भारत सरकार का स्टैंड देखिएगा मित्रों कि अगर हम उसका गुलाम होते या हम अपने आप में संप्रभु राष्ट्र नहीं होते तो हम उसके साथ डील को साइन करते, जो उसको हम तोड़ देते समझौता को। लेकिन हम एक प्रभुत्व संपन्न क्या है, संप्रभुता यानी हमारे अंदर सॉवरेनिटी है, तो हम उसको बोले कि ये हमारा देश का हित है, इसमें हमारी सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इसमें मेरा हित छुपा हुआ है, मैं आपके काटसा को नहीं मानता हूं। और मैंने रसिया के साथ अपना डील कर लिया, और देखिए कि भारत में पहला जो उसका खेप है वो पहुंच भी चुका है। इस चीज से यह साबित होता है कि भारत किसी का ना तो डोमिनियन है और ना ही यह किसी का उपनिवेश है, बल्कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र खुद है, यानी वह खुद बाह्य तरीके से और आंतरिक तरीके से निर्णय ले सकती है। जैसे में एक उदाहरण आंतरिक तौर पर समझिए कि लगभग साल भर से जो है वह दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर जो है आपका भारतीय किसान जो है वह धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि 3 बिल को माफ कर दिया जाए। लेकिन जब बाहर से सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न देश की मीडिया इसको कवर कर रही थी और दबाव दे रही थी भारत सरकार को रिपील करना होगा, उस समय हमने नहीं लिया। लेकिन जब हमने देखा कि नहीं, ये हमारी देश की जनता के हित में था, तो भारत सरकार यानी माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने देश को संबोधन करते हुए उस बिल को रिपील कर दिया। लेकिन यह देश की जनता के हित में किया, ना कि किसी बाहरी दबाव के हित में। तो यहां पर कहने का अर्थ कि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, यानी राज्य का जो एक तत्व होते हैं, राज्य कहलाने के लिए जो तत्व है वो हमारे पूरी तरह से फुलफिल करता है। तो ये जो है संविधान क्या करती है, इस राज्य जो है, यह राज्य जो है यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो पब्लिक है, उसके बीच में इंटर रिलेशन स्थापित करने का काम करता है। क्या करता है? इंटर कनेक्ट करने का काम करती है, तो उसे हम संविधान कहते हैं। यह क्या होता है मित्रों, यह लिखित अलिखित दोनों तरीके से होती है। हालांकि जो अलिखित जिसको हम लोग कहते हैं वो भी किसी न किसी माध्यम से कोडिंग किया ही रहता है, वो भी पूर्णतः अलिखित, जिस तरह उसमें कोई ऐसा लिखा ही नहीं गया है, वैसा कुछ नहीं होता है। वो भी जो है मध्यकालीन जो रीति रिवाज है, जो प्राचीन से उसके यहाँ का धरोहर है, उसी चीज को वहां पर कोड कर दिया गया है। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे आप नागरिक। तो नागरिक क्या है मित्रों कि उस जो ये निश्चित भूभाग है और यहाँ की यह जनसंख्या, ये जो निश्चित भूभाग जिस पर इसकी संप्रभुता है, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वही लोग यहाँ की नागरिक कहलाते हैं। यानी जहां तक भारतीय संप्रभुता है, उस संप्रभुता के अंदर में रहने वाले जो लोग हैं वो यहाँ की पब्लिक, यहाँ की नागरिक कहलाएंगे। वो भी संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत जो उनको अधिकार दिया गया, विभिन्न जो प्रावधान किया गया, उन प्रावधान के तहत जो लोग यहाँ पर वास कर रहे हैं, उन लोगों को हम यहाँ की नागरिक कहते हैं। और ये नागरिक और ये राज्य के बीच में हमारा संविधान क्या करता है, इन दोनों के बीच में संविधान ये संबंध रिलेशनशिप स्थापित करने का काम करती है। रिलेशनशिप स्थापित करने का क्या करती है, काम करती है। तो ये था आपका संविधान, कि संविधान किसे कहते हैं या संविधान होती क्या है। तो यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कि यह एक लिखित किताब या अलिखित एक ऐसा बुक होता है, कानूनी किताब होता है मित्रों, जो राज्य एवं नागरिकों के बीच में संबंध को स्थापित करने का काम करता है। साथ ही साथ यह राज्य की शक्तियों पर भी प्रतिबंध स्थापित करने का काम करती है। यानी अगर राज्य की सरकार चूंकि इसके पास संप्रभुता होती है, ये चाहेगी कुछ भी हम कर दें तो उस चीज पर भी यह अंकुश लगाने का काम करती है। ऐसा नहीं है मित्रों कि राज्य हो जाने का मतलब कि राज्य, आर्टिकल 12 में हम बात करेंगे राज्य की अन्य परिभाषाओं के बारे में, उसमें से हम लोग बात करेंगे बहुत विस्तार से। लेकिन यहां पर समझिए कि यह ना केवल रिलेशनशिप बनाने का काम करती है, बल्कि यह सरकार के बीच में क्या करती है,
यह राज्य एवं नागरिकों बीच में राज्य की शक्तियों को, यानी सरकार अगर निरंकुश हो जाए तो उस पर अंकुश लगाने का भी काम करती है। तो यहां पर हमने देख लिया निश्चित जनसंख्या। अब हम लोग बात करेंगे संप्रभुता, तो हम लोग बात कर लिए। अब हम बात करेंगे सरकार, कि आखिर सरकार कौन होते हैं, सरकार कौन होते हैं। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे मित्रों कि सरकार कहलाने के लिए, जिस तरह राज्य कहलाने के लिए 3-4 कंपोनेंट की जरूरत थी, उसी तरह सरकार कहलाने के लिए उसके पास 3 कंपोनेंट होना आवश्यक है। और वो 3 कंपोनेंट कौन है मित्रों सरकार का? तो सरकार का ये है विधायिका। क्या है मित्रों? विधायिका। दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है मित्रों न्यायपालिका। तीसरा कौन सा है? न्यायपालिका। पहला विधायिका अर्थात कानून बनाने वाली संस्था, कानून बनाने वाली संस्था। और दूसरा है मित्रों इसे लागू कराने वाली, लागू कराने वाली संस्था। और तीसरा है मित्रों कि अगर इन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का अगर टकराहट आती है तो उसका जो समाधान करने का ये करती है, वो करती है न्यायपालिका। यानी इसका काम है न्याय प्रदान करना, न्याय प्रदान करना। इसको हम एक धार्मिक तरीके से हम यह समझ सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है मित्रों कि भारत के संविधान में जो ली गई है वो सारा का सारा जो है वह विदेशी संविधान से या फिर हम कह सकते हैं दूसरे देशों की कॉपी किया गया है। लेकिन यहां पर हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे मित्रों कि जो आज जिसको हम विधायिका कहते हैं, यानी संसद एवं राज्य विधानमंडल, क्या यह कॉन्सेप्ट हमारे भारत की प्राचीन संस्कृति में नहीं थी? तो नहीं मित्रों, ऐसा नहीं है। हमारी यह प्राचीन संस्कृति यह हमें दे के गई है। और हम लोग कहते हैं क्या कि भारतीय जो विधायिका जिसको हम लोग कहते हैं उसको वेद और पुराणों में क्या कहा गया है? ब्रह्मा। क्या कहा गया है? ब्रह्मा। और ब्रह्मा का क्या काम है मित्रों? कहा जाता है, आज भी कहा जाता है कि जिस चीज को ब्रह्मा ने लिख दिया उसको कोई काट नहीं पाएगा, वह काट नहीं पाएगा। कहने का मतलब प्राचीन काल के अगर दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो ये वर्तमान समय का जो विधायिका है वह प्राचीन समय का क्या था? ब्रह्मा थे। यानी ब्रह्मा जी का काम था लिख देना, यानी आपकी किस्मत पर वह कलम को चला दिया। दूसरा जो देवता का नाम है मित्रों ये है कार्यपालिका, जिसका नाम है विष्णु। पूरे ब्रह्मांड की पालन करता, पूरे ब्रह्मांड की पालन करता। यानी जो ब्रह्मा ने जिस चीज को लिखा उसी चीज को आपके जीवन में लगाने का काम कौन करते थे? विष्णु जी, जिसको हम धर्म के दृष्टिकोण से इसको विष्णु की अवतार कहते हैं या इसको विश्व के पालनहार भी कहते हैं। और तीसरा जो था मित्रों वो था हमारा न्यायपालिका, जिसको हम लोग आज कहते हैं महेश या भगवान महादेव। इनका काम है मित्रों कि अगर यह कानून जो बनाया और अगर कार्यपालिका ने वो लागू किया और अगर यहाँ की पब्लिक उस कानून के अनुसार नहीं चलती और कोई गलत काम अगर करती है तो उस चीज को जो है सजा देने का काम कौन करते हैं? महेश, यानी भगवान शंकर। तो इस तरह से ही समझ जाइए कि ब्रह्मा का काम कानून बनाना, विष्णु का काम कानून को लागू करवाना और महेश का काम जो है अगर किसी प्रकार की गलतियां हुई तो उसको सजा देने का काम किसका है? महेश का काम है। ठीक उसी प्रकार आधुनिक सिद्धांत के अनुसार हम कहेंगे कि विधायिका का क्या क्या काम है मित्रों? जो काम ब्रह्मा का प्राचीन काल में था, कानून का बनाना। कानून को क्या करना है? बनाना है। दूसरा काम जो उस टाइम में विष्णु जी का काम करते थे, यानी इस पूरे सृष्टि का पालन करता, लोगों के दुख सुख में सहायता करना, यह काम है आपका कार्यपालिका का। कहने का मतलब कि जो संसद कानून बना देगी उसी कानून के अनुसार जो यहाँ की जनता है
वह जो कार्यपालिका हमारी एग्जीक्यूटिव जो होगी वह जनता पर शासन कराने का काम ये करती है। तो ये हमारी क्या है, कार्यपालिका है। और तीसरा है मित्रों वो हमारी न्यायपालिका, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट यानी कहने में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। इसका क्या काम है मित्रों कि अगर यह कानून का, जिस कानून को विधानमंडल या फिर संसद ने बना दिया है, उस कानून को अगर लागू करने के बाद अगर कोई इसका वायलेशन करते हुए पाया जाता है मित्रों, तो उसको जो है अपराधी घोषित करके उसको कहाँ भेज दिया जाता है, न्यायपालिका के पास। यानी न्यायपालिका क्या करती है, उसको उचित न्याय देने का काम करती है। तो इस प्रकार हम प्राचीन काल और वर्तमान काल को अगर इस तरह से आपको याद करने में दिक्कत होता है तो 3 भगवान को आप याद कर लीजिए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यानी राज्य का जो कॉन्सेप्ट होगा वह सरकार का जो कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यानी यह 3 चीज जिसके अंदर होगा वही क्या होगी, सरकार होगी। यानी वो चीज क्या हो जाएगी, सरकार होगी। तो यहां पर हम लोग समझे कि सरकार क्या है। ठीक है, सरकार क्या है। तो इस तरह से हम लोग समझे कि किस तरह प्राचीन काल का उदाहरण लेते हुए कि हमारी भारतीय संस्कृति में जिस चीज को आज कहते हैं ब्रिटिशर्स लोग कहते हैं, अमेरिकी लोग कहते हैं कि नहीं ये सारे चीज को जो बनाने का काम तो हमने किया था भाई, लेकिन नहीं दोस्तों, यह क्या किया था आप इतिहास के पन्नों में जाके जाकर देखिएगा ना, तो वो हमारी यहाँ के गीता, वेद, पुराण का अध्ययन किया और जिसको हम लोग ब्रह्मा, विष्णु, महेश का काम बताते थे ना, उसी काम को इन्होंने नया शब्द दे दिया। जो ब्रह्मा का काम है कानून को बनाना, उसको बोल दिया विधायिका। जो काम कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव विष्णु का काम था उसको बोल दिया इन लोगों ने कार्यपालिका। और जो महेश का काम था सजा देना, न्याय प्रदान करना, उसको इन लोग कह दिया न्यायपालिका। यानी ये जो है आपका लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, यह 3 चीज को जो है 3 कंपोनेंट को लाया गया। यानी एक राज्य कहलाने के लिए यह निश्चित जनसंख्या, निश्चित भूभाग, निश्चित एक गवर्नमेंट और आपका संप्रभुता होनी जरूरी है। और ये जब जिस चीज में होगा वही सरकार कहलाती है। यानी विधायिका का काम बनाना कानून, कार्यपालिका का कानून को लागू करना और कानून का ना पालन करने पर जो काम किया जाता है वो न्यायपालिका। ये कानून को लागू करने वाला जो है, अगर ये भी व्यक्ति, अगर यह कार्यपालिका जो है, अगर ये भी व्यक्ति अगर इस कानून के वायलेशन करते हुए, यानी उसको मतलब कानून के अनुसार ना चलते हुए अगर पाया जाएगा, तो ये जो यहाँ का जो है कोई हिटलर नहीं है। इसको भी न्यायपालिका कहती कि मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। जो विधायिका ने लिख दिया उसी के अनुसार भी तुम काम करोगे, और अगर तुम भी उसका वायलेशन करते हुए पकड़ा जाओगे तो तुमको भी हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे, यानी तेरे ऊपर भी हम सजा देंगे। और राज्य पर नियंत्रण करने का काम जो है वह सुप्रीम कोर्ट के ना आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करके करता है, और हाई कोर्ट 226 के तहत रीट निकाल करके, और राज्य जो होता है, जो एग्जीक्यूटिव होती है, अगर वह गलती करते हुए पकड़ा जाता है उस पर भी वो अंकुश लगाने का काम करती है। साथ ही साथ अनुच्छेद 13 के तहत विधायिका के ऊपर भी न्यायिक पुनर्विलोकन करके, किस पर, विधायिका के ऊपर न्यायिक पुनर्विलोकन करते हुए उस पर भी कहता है कि भाई यहाँ पब्लिक जो है संप्रभु है, भारत की पब्लिक संप्रभु है, यानी इसका आप वायलेशन नहीं करोगे, इसकी फंडामेंटल राइट का वायलेशन आप नहीं करोगे। और अगर कोई भी कानून ऐसा तुम बना दोगे जो उसके व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा, तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, हम उसको भी आच्छादन का सिद्धांत और पृथकता का सिद्धांत के तहत जो है हम उसको भी हटा देंगे। तो इस तरह से था मित्रों राज्य की कॉन्सेप्ट को, हम लोग राज्य की परिभाषा को समझें या सरकार का यानी राज्य कैसे कैसे बनता है। अब हम बात करेंगे मित्रों कि यह संविधान की जो पृष्ठभूमि है, संविधान को हमने देख लिया कि संविधान क्या है। यह कानूनों का लिखित दस्तावेज है जो सरकार, राज्य एवं नागरिकों के बीच में संबंध स्थापित करती है। साथ ही साथ यह क्या करती है, राज्य की शक्तियों पर भी अंकुश लगाने का काम करती है। अब हम यहां से बढ़ेंगे संविधानवाद। यहां पर हमने देखा क्या, संविधान एवं उसकी जो स्ट्रक्चर थी वो हमने बात किया। अब हम बात करेंगे संविधानवाद
कि संविधान है, लेकिन अगर किसी देश में संविधानवाद नहीं है मित्रों, तो वह उसका कोई मतलब नहीं निकल जाता है। यानी वह जो किताब है वह एक सिर्फ लिखा हुआ दस्तावेज में कूड़े के ढेर के समान हो जाता है। तो हम देखेंगे संविधानवाद। तो संविधानवाद क्या है? संविधानवाद ये क्या होता है मित्रों? हमने संविधान पढ़ा, इसमें भी क्या होता है, दो कंपोनेंट होते हैं। कि कहा जाता है कि कोई देश में संविधान है, म्यांमार में भी संविधान है, हमारा पाकिस्तान में भी संविधान है, लेकिन कहा जाता है वहां संविधानवाद नहीं है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर हम पाकिस्तान को, चूंकि वो भी हमारा एक 1947 भारत का भूभाग हुआ करता था, लेकिन 15 अगस्त के बाद वो भी एक नया स्टेट का रूप लिया, एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में बना। वहां भी संविधान बना, लेकिन वहां के संविधान को वहां के सरकार ने, सैन्य शासकों ने अपनी मर्जी से जैसा चाहा उस तरह उसको बना करके रख दिया। और वहां के संविधान में लगभग 4 बार संशोधन हो चुका है, 4 बार नया संविधान का निर्माण हो चुका है। तो कहा जाता है कि संविधानवाद में होता है कि जिस देश में संविधान हो, संविधान हो प्लस संविधान के साथ साथ सरकार पर, यानी उसको निरंकुश ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए शक्तियां एवं संस्थाएं विद्यमान हो। कहने का मतलब संविधान प्लस इसकी संरक्षा, इसकी सुरक्षा करने वाली संस्था हो। कहने का मतलब कि अगर भारत के संविधान पर अगर किसी प्रकार का खतरा मंडराता है मित्रों, तो यहां पर क्या करती है, चूंकि भारत के संविधान का जो संरक्षक माना जाता है मित्रों, वो है हमारा न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं सबऑर्डिनेट कोर्ट। और ये क्या करती है कि संविधान पर उत्पन्न खतरे को यह निष्प्रभावी कर देती है। तो इस तरह से हम यहां पर देखेंगे कि भारत के संविधान भी है और भारत में संविधानवाद भी है। जबकि हम पाकिस्तान की अगर हम बात करें मित्रों, तो पाकिस्तान में क्या है, वहां भी संस्था तो जरूर है, लेकिन यह संस्था क्या करती है, वहां के संविधान का सुरक्षा करने में क्या है, नाकामयाब हो जाती है। तो वहां पर सुरक्षा करने में नाकामयाब हो जाती है, तो फलस्वरूप यह संविधान का क्या होता है, वायलेशन हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि वहां की संविधान तो है, लेकिन वहां पर संविधानवाद नहीं है। लेकिन भारत में क्या होता है कि यहाँ संविधान भी है और संविधानवाद भी है। ये जो यहाँ का कॉन्सेप्ट है मित्रों, यही चीज को हम लोग समझने का प्रयास करने थे, यानी करने वाले थे कि संविधान है, संविधानवाद क्या नहीं है। तो अब हम बात करेंगे, ये चीज हम लोग समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर देंगे कि इसकी पृष्ठभूमि, देखिए अब हम लोग बात करेंगे क्या चीज की, पृष्ठभूमि की। आखिर यह संविधान जो आया, जो संविधान हमारा आया, उसकी पृष्ठभूमि कैसे कैसे तैयार हुई है। तो हम पहले इसको वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, हम पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखने का काम करेंगे कि यह संविधान शब्द जो आया मित्रों, वह कहां से आया है। आखिर संविधान जो शुरुआत हुई है मित्रों, वह कहां कहां से हुई है। तो पहला हम यहां बात करेंगे कि आज तो लगभग 2300 BC, यानी ईसा पूर्व पहले, सुमेरियन राजा, कहां पर, सुमेरियन वर्तमान का हम लोग बात करेंगे मित्रों, तो सुमेरियन ईरान का जो भाग है, इराक और ईरान का जो भाग है मित्रों, वो जो है आपका सुमेरियन कहलाता है। और वहां का राजा जो था, वो जो राजा जो था, उसको वहां लग्स शासक कहा जाता है। क्या था, लग्स शासक। और उस शासक का नाम था मित्रों उरु कगीना। और इस शासक ने 2300 BC पूर्व, कहने का मतलब कि जब यहां पर कहा जाता है
कि 2350 से 1750 BC पूर्व यहां पर जो था वो हड़प्पा सभ्यता का काल माना जाता था। और उस टाइम में जब हड़प्पा सभ्यता यहां पर थी मित्रों, तो हड़प्पा सभ्यता के समतुल्य, उसी के समतुल्य में हमारा एक सुमेरियन सभ्यता भी हुई करती थी, जिसको हम लोग आज के शब्द में ईरान, इराक और जो आपका ग्रीस वगैरह, जो दूसरे मिस्र वगैरह, यह भाग कहलाता था। और यहाँ का शासक था मित्रों लग शासक, उसका नाम था यूरू कगीना। और इन्होंने क्या किया था, एक कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना की गई थी। और यही जो कोर्ट ऑफ जस्टिस जो था मित्रों, उसी को विश्व का पहला संविधान माना जाता है, पहला संविधान माना जाता है। क्या था? कोर्ट ऑफ जस्टिस को, जो आज से 2300 BC पूर्व, 2300 BC पूर्व सुमेरियन राजा लगस के द्वारा, जो लगस के द्वारा तैयार किया गया था, उसका नाम जो था मित्रों, वो था आपका यूरू कगीना। और उन्होंने एक कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाई थी, और उसी कोर्ट ऑफ जस्टिस जो था, उसी कोर्ट ऑफ जस्टिस को ही क्या कहा गया, विश्व का पहला संविधान माना जाता है। फिर धीरे धीरे उसी प्रतिक्रिया पर आगे बढ़ते हुए कुछ समय और होता है मित्रों, तो एक फिलोसोफर 350 BC पूर्व, जिसका नाम है अरस्तु, या अंग्रेजी में उसका अरिस्टोटल कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया था कि पहली बार जो था वो कहा कि जो साधारण विधि होता है, साधारण विधि जो होता है एवं संवैधानिक विधि होता है। संवैधानिक विधि मतलब जो संविधान में वर्णन किया गया कानून हो, जबकि साधारण विधि वे विधि होते हैं जो आम जनता को रेगुलेट कराने के लिए लाया गया होता है। तो ये जो साधारण विधि था और संवैधानिक विधि था मित्रों, इन दोनों के बीच में उन्होंने अंतर स्पष्ट करने का काम किया था। और उन्होंने कहा था इस बात को कि जो संवैधानिक विधि होता है वह साधारण विधि पर, साधारण विधि के मुकाबले बहुत ही शक्तिशाली होता है, और कभी भी जो है साधारण विधि को संवैधानिक विधि के ऊपर नहीं जाना चाहिए। यानी जो संविधान में वर्णन विधि है उस विधि के ऊपर में साधारण विधि कभी नहीं होनी चाहिए। यानी जो भी बात किया जाएगा, जो भी प्रकार का नागरिकों के ऊपर जिस भी प्रकार की अगर सत्ता संबंधित या फिर उसके अधिकारों से संबंधित या फिर उसके कर्तव्यों से संबंधित जो कानून बनाए जाएंगे वो संवैधानिक विधि के दायरे में रह करके बनाए जाएंगे, यानी संवैधानिक विधि से इतर होकर के नहीं बनाए जाएंगे। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, ये था आपका 2350 एवं 350 BC, ये था अरस्तु। अरस्तु ने क्या कहा था मित्रों कि जो संवैधानिक विधि होता है उस विधि से हमेशा जो है साधारण विधि नीचे होगा, यानी आप जो भी कानून बनाएंगे वह साधारण विधि को वायलेशन करते हुए नहीं बना सकते हैं, जिससे किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, जिससे किसी देश की किसी भूभाग के रहने वाले जो पब्लिक होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनका फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो रहा हो। उसके बाद जो मित्रों आधुनिक युग में जब बात करेंगे तो सर्वप्रथम आधुनिक युग में 1639 का वह समय था ईस्वी में, जब 1639 में जब पहली बार जो उत्तरी अमेरिका के, जो नॉर्थ अमेरिका में जो ब्रिटिश उपनिवेश थे, आप लोग को पता होगा मित्रों कि जो ब्रिटेन है वो अमेरिका जैसे सुपर पावर भले आज बना, लेकिन पहले का सुपर पावर आपका ब्रिटेन ही था। तो ब्रिटेन ने अमेरिका को भी उपनिवेश बनाया था, यानी अमेरिका को भी गुलाम बनाया था। और उत्तरी अमेरिका का वो उपनिवेश वाला जो सेक्टर था, उत्तरी अमेरिका में जो क्षेत्र था, वहाँ पर उनको क्या कहा था, कॉलोनी ऑफ कॉन्टिनेंट। इसको क्या कहा जाता था मित्रों, अमेरिका का हुआ भूभाग को कॉलोनी ऑफ कॉन्टिनेंट, कॉलोनी ऑफ कॉन्टिनेंट। और इस कॉलोनी ऑफ कॉन्टिनेंट में वहाँ पर जो रहने वाले ब्रिटिशर्स जो लोग थे, उन लोगों ने एक
फंडामेंटल ऑर्डर, एक फंडामेंटल ऑर्डर पास किया था, ऑर्डर पास किया था, जिसको कहा जाता है कि आधुनिक युग में यह फंडामेंटल ऑर्डर कहने मतलब मूल आदेश जो था उसी को उन लोगों ने पहला संविधान का दर्जा दे दिया। यानी आधुनिक युग में जो है 1639 में ब्रिटिशस कॉलोनी जो अमेरिका में मौजूद थी, वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, यानी उस कॉलोनी को कहा जाता है कॉलोनी ऑफ कॉन्टिनेंट, और वहाँ के रहने वाले जो लोग थे, वहाँ के जो प्रशासक थे, उन्होंने एक फंडामेंटल ऑर्डर को पास किया था, जिसको आधुनिक युग में जो है उसको संविधान का दर्जा माना जाता है। वहीं ब्रिटेन में गृह युद्ध जो शुरू हुआ था, वहाँ का जो शासक था मित्रों, ब्रिटेन में जब गृह युद्ध शुरू हो रहा था तो वहाँ का शासक का नाम था ओलिवेल क्रेमवेल। और ओलिवेल क्रेमवेल ने जो है वह सबसे पहला जो है वह उपनिवेशों के लिए जो था वो एक इंग्लिश प्रोटेक्ट नाम का एक फंडामेंटल ऑर्डर पास किया था। कब? 1642 से 51 के बीच, और इसी को भी एक संविधान का प्रारूप माना जाता है। इसको भी क्या माना जाता है? प्रारूप माना जाता है। इसको ब्रिटेन गृह युद्ध यानी इसको अंग्रेजी गृह युद्ध भी कहा जाता है। और इसी में जो उन्होंने एक फंडामेंटल रूल पास किया था मित्रों, उसी रूल को जो है आपका संविधान का एक प्रकार का प्रारूप माना जाता है। जबकि जो अंतिम में जो आपका जो यह खत्म किया था, यानी इसको पूरी दुनिया में जो है आपका एक लिखित रूप में जो संविधान बन करके जो तैयार हुआ था मित्रों, वो 1789 में जो 89 का या अमेरिका का जो संविधान है मित्रों, वह आधुनिक युग का पूरे विश्व में प्रथम एवं लिखित संविधान था। और यह प्रथम एवं लिखित जो संविधान था मित्रों, यही जो है दुनिया का पहला संविधान माना गया। लेकिन ये जितने भी प्रकार की हम डेट को आपको बताएं, यह सिर्फ एक मान लिया गया है, जबकि वास्तविक रूप में जो है संविधान का जो प्रारूप बनकर के तैयार हुआ, वह संविधान का पहला जो प्रारूप बनकर तैयार हुआ था वो अमेरिकी क्रांति के फलस्वरूप जो वहाँ के लोगों ने बनाया, और वह जो था आपका 1789 जो है वह पहला संविधान तैयार हुआ। और यह तैयार होने में आपका जो 1791 में इसमें संशोधन भी हो जाता है तुरंत, और संशोधन के परिणाम स्वरूप जो बनता है वह दुनिया का पहला संविधान था। तो इस तरह से जो आपका है संविधान का पृष्ठभूमि को हम देखेंगे। यह वैश्विक परिदृश्य में था मित्रों। यह क्या था? वैश्विक परिदृश्य में था यह आपका संविधान का पृष्ठभूमि। जबकि जब भारत की पृष्ठभूमि की हम बात करेंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट क्लास में होगी, वो भी हमारी करियर फाउंडेशन के ऐप पर ही यह सुविधा उपलब्ध होगी। तो अगर आप लोग को यह क्लास उचित और अच्छा लगा होगा मित्रों, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके वह करियर फाउंडेशन से आप लोग जुड़ जाइए और अपना जुड़ करके जो है इस क्लास का फ़ायदा उठाइए मित्रों। हो सकता है कि किसी आप लोग पढ़े भी बहुत जगह पर होंगे संविधान, ऐसा नहीं कि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हमारी जो क्लास में जो हम आप लोग को बताएंगे मित्रों, उसमें कुछ ऐसी भी बातें होगी और ऐसी ट्रिक्स होगी जो आपको संविधान को समझने में जो है वह बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो इसी क्लास को आज हम इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी मित्रों, वो हमारी होगी संविधान से इसी पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाते हुए, और हम अपनी भारत की संविधान की हम बात करेंगे और संविधान के प्रकारों पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ सरकार के जो स्वरूप हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए
बिना देर किए अगर आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा होगा मित्रों, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके आप जो है सो करियर फाउंडेशन में एडमिशन लीजिए और इस बहुत ही हेल्पफुल क्लास जो हमारी है उस क्लास का आप लोग फ़ायदा उठाइए। थैंक यू, टेक केयर, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।